नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल यानी कार्नर में। आइए आज की अगली वीडियो की इस सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपसे बात कर रहे थे भौतिक भूगोल के बारे में। उसमें हमारी चर्चा हो रही थी आपसे भूकंप के बारे में। तो भूकंप के बारे में हम आपसे जब बात कर रहे थे तो हमने भूकंप की कुछ प्राथमिक बातों को आपको बताया था, जिसमें हमारी बात हुई थी आपसे पी वेव के बारे में और एस वेव के बारे में। पी वेव के बारे में हमने आपको बताया था कि जो पी वेव होती है, इनकी जो गति होती है ये सबसे अधिक होती है। पी वेव की गति सबसे अधिक होती है, उसके बाद एस वेव की सबसे अधिक गति होती है और फिर एल वेव की गति सबसे अधिक होती है। ये चीज़ें आपको हमने बताई थी। उसके बाद विनाश के क्रम में हमने बताया था कि जो विनाश होती है सबसे अधिक एल वेव से विनाश होता है, उसके बाद एस वेव से और उसके बाद पी वेव से। ये चीज़ें हमने आपको पहले वीडियो में, इसके पहले वाले में बताई। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें। तो इसके बाद जिस चीज़ की हमने बात की थी, उत्पत्ति किनकी पहले होती है, पहले पी वेव की उत्पत्ति होती है, इसलिए प्राइमरी वेव कहते हैं। उसके बाद एस वेव की उत्पत्ति होती है, सेकेंडरी कहते हैं। उसके बाद एल वेव की उत्पत्ति होती है, जिन्हें लव तरंगे या धरातली वेव के नाम से जानते हैं। ये इनके उत्पत्ति के आधार पर इनका क्रम था, गति के आधार पर क्रम बताया हमने और इनके विनाशकारिता के आधार पर क्रम बताया। अब यहाँ से अगर आगे चले तो हमने आपसे बात की थी शैडो जोन के बारे में कि जो यस जोन का शैडो जोन था ये 103 से लेके 103 के मध्य में बना हुआ था। और हमने बताया कि यस जोन जो है ये केवल सॉलिड और लिक्विड के सरफेस पे चल सकती है, ये गैस में नहीं चल सकती, जिसकी वजह से इसका शैडो जोन बड़ा होता है। उसके बाद हमने आपसे बात की थी जो पी वेव है, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चल सकती है। फिर इसका शैडो जोन क्यों बनता है, हमने बताया था ये उसके जो माध्यम के कण, जो माध्यम होता है वो विरल और सघन होने के कारण उसके में जो विचलन होता है उसके प्रभावी के कारण ये शैडो जोन का निर्माण करता है। और इसका जो शैडो जोन होता है वो 103 से लेकर 142 के मध्य दोनों तरफ बनता है। कहाँ से, फोकस से लेकर। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने आपसे बात की थी। फिर हमने आपको बताई थी कंपैरिजन कि जो शैडो जोन होता है यस वेव का शैडो जोन बड़ा होता है और पी वेव का शैडो जोन छोटा होता है। यानी जो पी वेव का शैडो जोन है, पी वेव का, पी तरंगों का, वो यस के तरंगों शैडो जोन में शामिल होता है। यानी यस की तरंग बड़ी होती है, अतः पी की तरंग जो शैडो जोन वो उसमें शामिल नहीं होता। इतनी चीज़ें हमने आपको बताई थी। अब यहाँ से आगे अगर हम चलें तो हमारी अब बात होगी आपसे जो चीज़ें थी उनकी पीपीटी के बारे में, थोड़ी सी पीपीटी के बारे में बात करें जिनकी हमने आपसे पहले बात की थी। हमने आपको पहले बताया था कि जो भूकंप के समय, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट हमने लिख रखा है कि जो भूकंप जब निकलती है, जो भूकंप होता है तो उसके समय एक गैस निकलती है जिसका नाम है रेडान। एक रेडान गैस निकलती है। ये रेडान जो गैस है ये भूकंप के समय बहुत, भूकंप आना होता है तो बहुत तेजी से निकलती है। और ये गैस आप रेडान को जानेंगे कि ये गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती। ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, ये एक ऐसी एकमात्र आखिरी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती। और ये तब निकलती है, कब निकलती है, जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो। और इसी गैस को सूंघकर हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो अत्यधिक क्रियाशील हो जाते हैं या अपनी ऊर्जा से परेशान हो जाते हैं, अकुलाहट होने लगती है, इसलिए कूदने लगते हैं। ऐसा इस गैस की वजह से ही उन जो पशु होते हैं, जो चिड़िए होते हैं, उन्हें भूकंप की पहली सूचना मिल जाती है। भूकंप आने से पहले इसकी सूचना उन्हें मिल जाती है। अब हमने आपको बताया अभी कि पी वेव की गति सबसे अधिक होती है, ये ध्वनि तरंग के माध्यम से चलती है, ये अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंग है और ये विनाशकारी नहीं होती। और हमने अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में जब आपको बताया तो उनकी गति के बारे में बताया कि वो विरलन और संपीड़न के माध्यम से चलती हैं अनुदैर्ध्य तरंग। लेकिन जैसे ही हमारी बात हुई थी आपसे यस वेव के बारे में, तो यस वेव के हमारे बारे में बताया था कि ये अनुप्रस्थ तरंग होती हैं और इनकी जो गति होती है, ये तरंग संचरण में इनके जो कण कंपन करते हैं, इनके जो माध्यम के कण होते हैं, जो तरंग संचरण की दिशा होती है उसके लंबवत कंपन करते हैं। और ये जो पी वेव के बाद ये उत्पन्न होती हैं, पी वेव के बाद उत्पन्न होती है, इनकी जो गति होती है यस वेव से कम होती है। ये ठोस और द्रव की सतह पर चल सकती हैं और इन्हें लाइट वेव की तरह ये दिखते हैं या होती हैं। इतनी चीज़ें की बात हमने आपसे की थी। उसके बाद हमारी बात हुई धरातल तरंग के बारे में या एल वेव के बारे में, तो हमने बताया कि सबसे बाद में उत्पन्न होती हैं लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। यानी जो गति में हमने बताया कि इनकी गति सबसे कम होती है, सबसे अधिक गति यस की होती है,
सबसे अधिक गति, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, सबसे अधिक गति जो होती है पी की होती है, उसके बाद प्राइमरी वेव की होती है, उसके बाद सेकेंडरी वेव की होती है, फिर उसके बाद यल वेव की होती है। ये सही था। उसके बाद विनाशकारिता में देखें तो सबसे अधिक विनाशकारी जो है वो आपकी यल तरंगे है। यल तरंगों के बाद जो विनाशकारिता होती है वो गलत टाइप है। यल तरंगों के बाद जो विनाशकारिता होती है वो एफ की होती है, उसके बाद पी की, यानी पी तरंगों की जो विनाशकारिता होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी, क्योंकि इसकी हमने आपसे 2 बार पिछली वीडियो में भी इसकी हमने बात की थी, जिसकी पीपीटी नहीं दिखाई थी क्योंकि तैयार नहीं थी, जल्दी जल्दी पीपीटी तैयार की गई है। उसके बाद ये चीज़ें आपके सामने हैं। अब और उसी जल्दी का परिणाम है कि यहाँ पे सीक्वेंस कोष्टक में ब्रैकेट में गलत कर दिया गया, जिससे हमने स्पष्ट किया क्या कि जो गति होती है सबसे अधिक पी की होती है, उसके बाद यस की होती है, फिर यल की होती है, और विनाशकारिता में सबसे अधिक यल होता है, उसके बाद यस होता है, फिर पी होता है। ये आप करेक्शन करेंगे, इस पीपीटी में वो चीज़ें गलत है। आगे चले, यहाँ से हमारी बात आपसे जिस बिंदु पे होगी वो क्या है आप समझ लें। ये है, आप देखेंगे जो भूकंप पूरे विश्व क्षेत्र में आते हैं, जो भूकंप पूरे विश्व क्षेत्र में आते हैं, इनका कुछ वितरण है, यानी हम बात करेंगे भूकंप के वितरण के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, कि भूकंप का जो वितरण है वो कहाँ कहाँ है। तो आप देखेंगे पूरे जो विश्व है, जो पूरी भूपरपटी है, उसमें कुछ प्लेटें पाई जाती हैं, उसमें 7 मेजर प्लेट हैं, जिनका नाम तो हम भी बताना नहीं जरूरी समझते, लेकिन कुछ जो प्लेटें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं उन्हें हम जरूर दिखा देंगे। और उसके बाद कई प्लेटें हैं जो छोटी प्लेटें हैं, जिनमें शायद उनकी संख्या 30 प्लस या 35 या 36 मिलती हैं, जो अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलती हैं। तो ये पूछी नहीं जाएंगी, लेकिन नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो आपको एक प्लेट हम दिखा रहे हैं, ये जो प्लेट दिख रही है ये है आपकी अफ्रीकन प्लेट। कौन सी? अफ्रीकन प्लेट। और ये जो आपको प्लेट दिख रही है ये है साउथ अमेरिकन प्लेट। और ये जो ऊपर वाली प्लेट दिख रही है ये आपकी प्लेट है, कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट अगर देखें तो ये कॉन्टिनेंटल और ओशनिक दोनों है। और साउथ अमेरिकन प्लेट, क्योंकि ये आप देखेंगे अगर तो ये अटलांटिक के बीच से होकर जाता है ये। और यहाँ पर अगर एक सबसे बड़ी प्लेट की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्लेट है पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ये पूरी तरह से सागरीय प्लेट है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जिसका भाग भारत और ऑस्ट्रेलिया 2 है, यानी पूरा एक महाद्वीप अगर ऐसे बात की जाए तो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। उसके बाद एक प्लेट है यूरेशियाई प्लेट या यूरेशियन प्लेट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्लेटें थी जिनकी गति की वजह से दोनों गति जब होती है तो इनकी गति मुख्यतः 3 तरह की हो सकती हैं। वो कौन कौन सी 3 तरह की गतियाँ होती हैं? एक गति होती है कि दोनों जो प्लेट हैं ये एक दूसरे के करीब आए, और एक दूसरे से करीब आएंगी, जब टकराएंगी तो पर्वत का निर्माण करेंगी, ज्वालामुखी का निर्माण करेंगी, साथ ही साथ भूकंप लाएंगी। दूसरी जो गति होती है वो होती है ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएं। इस अवस्था में भी ज्वालामुखी की क्रिया हो सकती है। इसका एग्जाम्पल आपको हम देंगे मध्य अटलांटिक कटक के रूप में। और जो जब दोनों करीब आती हैं तो इसे अपसारी प्लेट के नाम से जानते हैं, और जब दोनों दूर जाती हैं तो इसे अपसारी के नाम से जानते हैं। और एक तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों प्लेट एक दूसरे के समानांतर गति कर रहे हो तो इसे संरक्षी प्लेट के नाम से जाना जाता है। ये 3 चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट था यहाँ पे हमने दिया, लेकिन यहाँ पर हमारी बात केवल इनके रेफरेंस से काम चल जाएगा, इनकी डिटेल की हमारी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं, हमारी बात हो रही है आपसे कि जो भूकंप का जो वितरण है वो क्या है। देखिए, जो भूकंप का वितरण होगा वही आप देखेंगे वोल्केनिक या ज्वालामुखी का वितरण भी वही होगा, क्योंकि दोनों क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर जो ज्वालामुखी है वो केवल हॉटस्पॉट के क्षेत्र में ना हो तो ये महत्वपूर्ण है। अब देखें तो जो कुछ महत्वपूर्ण जो वितरण है, जो सबसे अधिक जो वितरण जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं या ज्वालामुखी वाले क्षेत्र हैं, उसमें सबसे प्रमुख है रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर यानी उसका जो नाम है रिंग ऑफ फायर, उसे कहते हैं प्रशांत महासागरीय पेटी या परिप्रशांत पेटी। क्या नाम है? परिप्रशांत पेटी के नाम से जाना जाता है। और उस पेटी को अभी हम हाईलाइट करके आपको ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, तो आप देखिए उस पेटी को कौन सी है। वो पेटी ये है।
ये पेटी जो आपको दिख रही है ये है आपकी परिप्रशांत महासागरीय पेटी या भूकंप जोन वाली पेटी। यहाँ पे देखेंगे इस क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र में तो पूरे जो भूकंप आते हैं पूरे विश्व में भूकंप का 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आता है। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो ये प्लेटों के जो प्लेट हमने बताया कि एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, उसी के कारण ये प्लेट का इस भूकंप का इसका परिणाम भूकंप होता है, यानी यहाँ पे अभिसरण हो रहा है। अब सारी प्लेटें यहाँ चल रही हैं, अभिसरण का ये परिणाम है और अभिसरण के सहारे ही भूकंप और ज्वालामुखी और भ्रंशन की क्रियाएं बहुत तेजी से हो रही हैं। इसे हमने बताया कि एक अन्य नाम से जाना जाता है जिसका नाम है रिंग ऑफ फायर। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। इतनी चीजें स्पष्ट कि पहला जो क्षेत्र है वो है प्रशांत महासागरीय पेटी या परिप्रशांत पेटी, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। वहां पे कितने % भूकंप आते हैं? 63%। दूसरा जो क्षेत्र यहाँ पे हमारा है वो है दूसरा जो क्षेत्र हमारा होगा वो है महाद्वीपीय पेटी या मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो आप देखेंगे एक हिस्सा निकल जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी की तरफ से। आप देखेंगे ये यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ से तो ये एक हिस्सा यहाँ से निकलते हुए ऐसे और ऐसे यहाँ से इस तरह से आता है। अब देखिए कि जो आपकी मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, वहां से आप देखेंगे एक द्वीप है जिसका नाम है केप वर्दे। केप वर्दे द्वीप पे निकल कर ये पेटी भूमध्य सागर में जाती है। भूमध्य सागर से ये अरेबियन प्लेट के कॉर्नर से होते हुए जैसे ही अरेबियन प्लेट निकलेगी तो फिर ये काकेकस माउंटेन आप देखेंगे। काकेकस जो पर्वत है जो यूरोप में है उसको होते हुए ये हिमालय में पहुंचेंगी और हिमालय में पहुंचकर ये आप देखेंगे हिमालय से होते हुए ये मध्य एशिया मिडिल एशिया या पूर्वोत्तर एशिया से होते हुए ये परिप्रशांत पेटी से जाकर मिल जाती हैं। ये जब परिप्रशांत पेटी से मिल जाती हैं तो ये जो पेटी थी इसमें कितने % भूकंप आते हैं? किसमें? जो कि पर्दे से स्टार्ट होकर फिर ऑस्ट्रेलिया के ऊपरी हिस्से तक पहुंचकर परिप्रशांत पेटी से जो मिल जाती हैं, यहाँ पर कितने % भूकंप आते हैं? जी हाँ, यहाँ पे दूसरे सबसे बड़ा क्षेत्र के रूप में यह पेटी जानी जाती है। यहाँ पर टोटल 21% भूकंप आते हैं। अच्छा, तो रिंग ऑफ फायर वाले क्षेत्र में हमने बताया था वहाँ पे 63% भूकंप आते हैं और यहाँ पर 21% भूकंप आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि ये हिमालय से होकर जाती है, यानी स्पष्ट है कि भारत इसी पेटी पर आता है। भारत जो हमारा है जहाँ पर हम अवस्थित हैं ये आपके मध्य महाद्वीपीय पेटी भूकंप पेटी के अंतर्गत आता है। अब तीसरी जो पेटी है, जो तीसरी पेटी है वो कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको जानना महत्वपूर्ण है कि तीसरी पेटी कौन सी है। तीसरी जो पेटी है वो मध्य अटलांटिक पेटी है, जो ये है। ये जो मध्य अटलांटिक यानी मध्य अटलांटिक जो ओशियन है जो यस आकार का, ये भी पूछा जाता है कि कौन सा महासागर है जो यस आकार का है, तो दोस्तों वो अटलांटिक ही है, वो यस आकार का है। यहाँ पे कुछ पठार पाए जाते हैं, जैसे टेलीग्राफ का पठार था, तो ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं छोटी छोटी। कभी हम वर्ड मैपिंग में आपसे चर्चा करेंगे, तो अभी जो टॉपिक चल रहा है उसे ले चले। देखिए जो ये अटलांटिक जो पेटी है, जो मध्य अटलांटिक भूकंप पेटी है, ये अपसरण के कारण हो रही है, यानी यहाँ पे दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अतः यहाँ पर भी भूकंप आएंगे और ये कहाँ से पेटी स्टार्ट होती है? तो ये पेटी स्टार्ट होगी दक्षिण में। दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है बोवेट द्वीप है। बोवेट द्वीप से स्टार्ट होकर ये आइसलैंड आपने पढ़ा होगा, आइसलैंड एक द्वीप है, उस द्वीप तक जाती है। आइसलैंड के बगल में सटा हुआ एक द्वीप है जिसका नाम ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये जो पेटी है ग्रीनलैंड नहीं जाके बल्कि आइसलैंड तक जाती है और आइसलैंड और इसका जो दक्षिणी किनारा है वो बोवेट द्वीप है। और ये जो अटलांटिक ओशियन है उसके बीचों बीच से होकर जाती है। यहाँ पर जो भूकंप आते हैं ये तीसरे नंबर पे, यानी सबसे पहले जो सबसे अधिक भूकंप आएंगे प्रशांत पेटी में आएंगे, उसके बाद मध्य महाद्वीपीय प्लेट पेटी में, उसके बाद अटलांटिक मध्य मिड वाली पेटी में आएंगे। ये भूकंपों का वितरण था जो मेजर 3 क्षेत्र हैं। इन 3 क्षेत्रों के अलावा
जो भूकंप आते हैं वो उससे कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आप देखेंगे ये आपको मिलेंगी अफ्रीका के रिफ्ट वैली। जो रिफ्ट घाटी है वहाँ पे भी भ्रंशन की क्रियाएं होती रहती हैं और भ्रंशन के कारण यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। उसके बाद जो अदन की खाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ पे शायद मैप में न दिख रहे, यहाँ पे देखिए अदन की खाड़ी इधर है। अदन की खाड़ी में भी इसके कुछ भूकंप के क्षेत्र मिलते रहते हैं। और जो अरेबियन सी है, अरेबियन सी से लेकर अरब की खाड़ी तक पूरे भूकंप आते हैं। और ये छोटी सी पेटी आपको मिलेगी जो इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन में जो जावा ट्रंच इस रास्ते होके आ रही है, यहाँ पर भी इंडियन ओशियन जो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जहाँ पे टकरा रही है वहाँ पर भी भूकंप आते हैं। लेकिन ये भूकंप बहुत ही छोटे स्तर पे होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। मेजर भूकंप के 3 पेटियां हमने बताई कि परिप्रशांत पेटी, पहला जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है, पहला ये था, और दूसरा जो मध्य से होके आता है ये, और तीसरा अटलांटिक था। ये 3 पेटियां महत्वपूर्ण थी जहाँ पर भूकंप सर्वाधिक मात्रा में आते हैं। लगभग पूरे विश्व का लगभग 90 से 95% भूकंप इसी क्षेत्र में आया करते हैं। भारत में अगर भूकंप की बात की जाए तो आप भारत के मैप को देखें। भारत का मैप बहुत छोटा है, तो आप यहाँ पे देखें, ये इंडिया है। इंडिया के मैप को अगर देखेंगे तो इसमें जो हिमालयी क्षेत्र है वहीं से एक पेटी गुजर रही है, आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो सबसे अधिक बात, सिंपल बात है कि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आएंगे। नंबर 1 सबसे अधिक भूकंप हिमालयी क्षेत्र में आएंगे। उसके बाद उससे सटा हुआ जो क्षेत्र है वो मध्यवर्ती मैदान है या फिर उत्तरी मैदान है, दूसरे नंबर पे वहाँ पे भूकंप आएंगे। और जो तीसरा आपका जो प्रायद्वीपीय भारत है, ये भूकंप मुक्त क्षेत्र है। यहाँ पर भूकंप आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन कभी कभी बहुत ही रेयर यहाँ पे भूकंप भी आ सकते हैं। ये 3 क्षेत्र इंडिया में थे जहाँ पर भूकंप का अरेंजमेंट था। हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद उत्तर भारत का मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत। चीज़ें स्पष्ट हैं जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारी जो चर्चा होगी, आप इसकी पीपीटी देख लें। यहाँ तक जितनी हमने बात की कि जो भूकंप का वितरण था उसमें आपको सबसे अधिक जो भूकंप आते हैं प्रशांत महासागरीय प्लेटी पे आते हैं, जिनकी संख्या है कितनी, 63%। और ये अवसरण के परिणाम स्वरूप यहाँ पर भूकंप की गतिविधि देखी जाती है और इसी सहारे भूकंप और ज्वालामुखी और भ्रंशन की क्रिया हो रही है। इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी में उन्होंने बताया 21% भूकंप आते हैं, जो कि वर्दे से स्टार्ट होगा, अटलांटिक होते हुए भूमध्य सागर का आके कर, उसके बाद हिमालय से होता हुआ भारत में पहुंचकर और पूरे भारत से जाकर फिर परिप्रशांत महासागर पेटी से जुड़ जाती है, जैसा कि हमने आपको मैप में दिखाया था। और यहाँ पर टोटल 21% भूकंप आते हैं। तीसरा मध्य अटलांटिक पेटी था, जो बीचों बीच अवस्थित था, बोवेट द्वीप से लेकर आइसलैंड के फैला हुआ था। और यहाँ पर जो भूकंप आते हैं वो इन कंपेरिजन टू इन दोनों की तुलना में कम आते हैं, लेकिन तीसरे सबसे बड़े क्षेत्र हैं। और यहाँ पे इस क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं सर्वाधिक, वो कहाँ पे आते हैं अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बीचों बीच इक्वेटर। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस तरह से इक्वेटर गया हुआ है। इक्वेटर का मतलब विषुवत रेखा, ये इस तरह से मैप इस तरह से इक्वेटर गया हुआ है। और इक्वेटर के आसपास वाले क्षेत्र में यानी यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में मध्य अटलांटिक पेटी में भूकंप आते हैं। तो ये पीपीटी थी। ये पीपीटी और देख लें। जो अन्य क्षेत्र है आप बताया हमने रिफ्ट वैली, रिफ्ट घाटी में कहाँ पर है, ये अफ्रीका में है। आप देखेंगे तो अफ्रीका में रिफ्ट वैली 2 भागों में बटी हुई है। आप देखेंगे एक पूर्वी है और एक पश्चिमी। उसके बाद अदन की खाड़ी से लेकर हिंद महासागर का जो भाग है, अरब सागर, वहाँ तक भी भूकंप की पेटी पाई जाती है, जहाँ पर अपेक्षाकृत कम भूकंप आते हैं। हिंद महासागर की पेटी जो वहाँ पर भी कम भूकंप आते हैं। भारत में हमने भूकंपीय क्षेत्र को हमने बताया कि 3 क्षेत्रों में हमने बांटा कि सबसे अधिक भूकंप का क्षेत्र जो हिमालयी क्षेत्र है, जहाँ से आपकी जो मध्य महाद्वीपीय पेटी होकर गुजरती है, उसके वजह से वहाँ भूकंप आते हैं, अतः ये अस्थिर क्षेत्र है। दूसरे जो भूकंप के क्षेत्र हैं आपके उत्तरी मैदान है, और तीसरे में प्रायद्वीपीय भारत है और ये स्थिर क्षेत्र है, अतः यहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं कम होती हैं। अब इसके बाद आप एक इमेज देखिए। ये इमेज, आप इस इमेज की सहायता से कुछ समझ पा रहे हैं ये क्या है। जी हाँ दोस्तों, सब लोग परिचित हैं, ये है ज्वालामुखी या वोल्केनो। ये है ज्वालामुखी या वोल्केनो। तो ये क्या होता है, पहली बात, कोई भी रंध्र या दरार के माध्यम से जब लावा पृथ्वी के बाहर निकलना शुरू हो जाए तो उसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। उसे हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। हमें आपको बिना किसी देरी किए बता देना आवश्यक है कि ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं।
पहला एक होता है एक्टिव या फिर सक्रिय ज्वालामुखी, और दूसरा होता है प्रसुप्त, और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। यानी ज्वालामुखी को तीन आधार पर बांटा गया है। कौन कौन से? एक्टिव, सक्रिय, दूसरा प्रसुप्त या सुसुप्त, या तीसरा और आपका शांत। आइए इस इमेज के माध्यम से समझेंगे। जब मैग्मा होता है, जो लावा होता है, जो गलित अवस्था में पृथ्वी की जो निचला हिस्सा होता है, वो वहाँ पे जब एनर्जी ऊर्जा लगातार मूव कर रही होती है और ये मैग्मा गलित अवस्था में अधिक मात्रा में होता है, तो वो नीचे न रहकर बाहर निकलता है। बाहर किस माध्यम से निकलता है? बाहर निकलता है एक नली के माध्यम से, एक नली के माध्यम से। और जैसे ही वो बाहर आएगा तो एक बड़ा सा विस्फोट करेगा और विस्फोट करके बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और उस रास्ते जलवाष्प, कीचड़, लावा, मैग्मा ये सब निकलना शुरू करेंगे और बहुत सारी गैसें निकलेंगी। तो बहुत सारी गैसें निकलेंगी उस रास्ते, तो इसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। और जिनसे सतत रूप से लगातार 10 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, साल, 2 साल, यानी लगातार गैसें निकल रही हैं, लगातार वहाँ से उद्गार हो रहा है, उसे हम एक्टिव ज्वालामुखी कहते हैं, एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। लेकिन जहाँ पर देखेंगे कि जो मैग्मा है, वो मैग्मा का चैम्बर तो खाली हो चुका है, उतना नहीं है, कम है, तो वहाँ पर कभी कभी जब परिस्थितियाँ बनती हैं तो इस नली के रास्ते ज्वालामुखी निकलती है, नहीं तो ये शांत पड़ा रहता है। ऐसे क्षेत्र में देखा जाए तो ये जो ज्वालामुखी होते हैं ये कुछ वर्षों तक उद्गार नहीं करते, काफ़ी वर्षों तक उद्गार इनमें नहीं होता। कब होता है? जब इनकी जो इनमें मैग्मा है, जब इसमें मैग्मा भरपूर हो जाता है तो इसमें उद्गार होता है। तो ये प्रसुप्त होते हैं। ये कभी कभी, इसका जो एग्जाम्पल आप देखें तो इसके जो एग्जाम्पल को आपको बताएं तो इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे इटली में। इटली में एक ज्वालामुखी है विसुवियस करके एक ज्वालामुखी है, जिसमें देखेंगे तो 25, 30, 50 सालों में अक्सर विस्फोट होता रहता है। आप देखेंगे तो इसमें जो रिसेंटली विस्फोट हुआ था 1943 के आसपास में हुआ था। 1943 तक इसमें विस्फोट की क्रियाएं चल रही थी, और उसके बाद अभी तक ये शांत पड़ा हुआ है, अतः इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जिनका जो मैग्मा स्तर था, जो चैम्बर था, वो पूरी तरह से खाली हो गया है या इनएक्टिव है, यानी एक्टिव नहीं है। जिनका मैग्मा चैम्बर एक्टिव नहीं है तो या खाली है, वहाँ पर विस्फोट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या वहाँ पर विस्फोट नहीं होते। ऐसे ज्वालामुखी को हम कहते हैं शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी, एक टर्म यहाँ पे और समझ लेना होगा। ये जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, ये जो ज्वालामुखी का मुंह होता है, इसे एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं क्रेटर। अक्सर प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्रेटर क्या है? एक ज्वालामुखी का मुंह होता है जिसे क्रेटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे जानना बहुत ही आवश्यक है कि जब क्रेटर का मुंह बहुत बड़ा हो जाए तो उसे कोल्डेरा के नाम से जानते हैं, उसे कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। बस ये दो चीजें आपको यहाँ पे जाननी थी। यानी आपको हमने बताई सिंपली कि कौन सी ज्वालामुखी सक्रिय होगी, कौन सी ज्वालामुखी सुसुप्त होगी, और कौन सी आपकी डेड ज्वालामुखी होगी या शांत ज्वालामुखी होगी। आइए एक आपको कोल्डेरा या क्रेटर का एग्जाम्पल दिखाते हैं। ये एक शांत ज्वालामुखी का फिगर है, आप देखिए एक चित्र है। ये जो ज्वालामुखी आपको दिख रही है ये पूरी तरह से शांत है। आप इस इमेज को देखें, आप देखेंगे कि कभी ज्वालामुखी की एक्टिविटी यहाँ पे हो रही। जब पहली बार इसमें ज्वालामुखी की एक्टिविटी हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर इसमें विस्फोट हुआ। ये हुआ कोल्डेरा का रूप। किसका रूप था? ये कोल्डेरा, ये महासागरी ज्वालामुखी, देखिए महासागर के बीचों बीच में हुआ है, ये एक कोल्डेरा का रूप है। लेकिन फिर जो इसकी जो पतली नली थी जो ऐसे निकलती, वहां से उद्गार होता रहा और ये एक स्थान बना। जब यहाँ पर देखेंगे कभी इस बारिश होगी या किसी कारण से ये पूरे जल से भर जाएगा तो उसे कोल्डेरा झील के नाम से जाना जाता है, इसे कोल्डेरा झील के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें स्पष्ट हों आपको, इसे क्रेटर कहते हैं, बहुत बड़े आकार को कोल्डेरा के नाम से जाना जाता है। आइए जितनी चीज़ें हमने देखी उनकी पीपीटी एक बार देख के जल्दी से आगे बढ़ें।
देखिए ये है कि हमने बताया कि सतह पर उपस्थित दरार या मुख से जब लावा, गैस, राख आदि चीजें बाहर निकलने लगती है तो उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी के हमने 3 प्रकार आपको बताए, सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा हमने बताया आपको कौन सा, वो था जो तीसरा बताया था हमने आपको जेट ज्वालामुखी। एक बार फिर से आपको देख लीजिए, इमेज देख लीजिए, चीजें काफी स्पष्ट हो जाए। देखिए जो पहली ज्वालामुखी आपको हमने दिखाई थी, ये जो इमेज थी ये आपकी सक्रिय ज्वालामुखी की थी, ये प्रसुप्त की थी और ये शांत ज्वालामुखी की थी। अच्छा जी, तो आपने उदाहरण नहीं बताए इनके। जी हाँ दोस्तों, आप उदाहरण बता देते हैं कि जो एक्टिव ज्वालामुखी है आप उसके उस उदाहरण के रूप में देखें तो आप पाएंगे कि माउंट इटना। इटना ये कहां पर है, ये इटली में है। ये इटली का एक द्वीप है जिसका नाम है सिसिली। ये इटली के सिसिली द्वीप में अवस्थित है माउंट इटना, एक एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण है। दूसरे एक्टिव ज्वालामुखी का उदाहरण आपको बताएं तो स्ट्रोम्बोली का नाम आपने सुना होगा। स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये भूमध्य सागर में अवस्थित है और इटली वहाँ पर इटली के क्षेत्र में है और वहाँ पर लगातार लावा निकलता रहता है और जब ये लावा निकलता है तो रात में पूरा उस क्षेत्र को उजाले से भर देता है। अतः इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अतः इसे प्रकाश स्तंभ कहते हैं। कहाँ का, भूमध्य सागर का। अगर देखें तो भारत में, अच्छा एक और देखेंगे साउथ अमेरिका में आपको मिलेगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी की चर्चा हमने इसलिए की कि कहीं कहीं कोटोपैक्सी को ये मिलता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी है। जी दोस्तों, ये गलत है, ये सही फैक्ट नहीं है। ये किताबों ने अपडेट नहीं किया है, जो किताबें कट और पेस्ट करके लिखी जा रही हैं उसमें ये फैक्ट अभी भी दिया गया है कि कोटोपैक्सी विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। देखेंगे जो कोटोपैक्सी की जो हाइट है उसकी अगर हम आपसे बात करें तो कोटोपैक्सी की हाइट 5896 मीटर है। 5896 मीटर है और ये है इक्वाडोर में। लेकिन अगर वहीं के नीचे एक और जो एक्टिव ज्वालामुखी है जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही है, जिसका नाम है ओजेस डेल सलेडो। ओजेस डेल सलेडो, ये इसकी जो हाइट है ये है 6908 मीटर। ये भी एक एक्टिव ज्वालामुखी है। यानी तो देखा जाए कि कोटोपैक्सी दूसरी सबसे ऊंची ज्वालामुखी हो सकती है, सबसे ऊंची ज्वालामुखी नहीं। सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है वो है कौन, सेरो ओजेस डेल सलेडो। दोस्तों यहाँ तक क्लियर। और भारत में एक एक्टिव ज्वालामुखी है जिसका नाम मैं आपसे तो नहीं पूछूंगा क्योंकि आप लोग बड़े आलसी प्रवृत्ति के हैं, उसका नाम है बैरन ज्वालामुखी। बैरन जो ज्वालामुखी है ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे अवस्थित है और ये भारत का एक एक्टिव ज्वालामुखी है। इसमें जो विस्फोट हुआ था ये 2005 में इस बैरन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था और तब से आज तक ये विस्फोट जारी है, कंटिन्यू है। आज तक इससे लावा निकल रहे हैं, राख निकल रही है, धुएं निकल रहे हैं। लेकिन अब बात करें जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है उनकी कुछ, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी की हमने आपको पूरी कॉन्सेप्ट बताई। इसमें हमने बताया कि इसका एग्जाम्पल आपको विसुवियस इटली में मिलेगा। विसुवियस इटली में जिसमें 1943 में विस्फोट हुआ था। कुछ अन्य का भी एग्जाम्पल देते हैं, आपको बताएंगे क्राकातोआ एक ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में है। यह भी एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, इससे भी कभी कभी विस्फोट होते रहते हैं। दूसरे अन्य में देखा जाए तो आप देखेंगे जापान का फ्यूजियामा और अंडमान निकोबार का नारकोंडम अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वहां पर भी एक ज्वालामुखी नारकोंडम नाम की है और वो प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है कि यहाँ भी कभी भी विस्फोट हो सकता है। अभी से कुछ किताबों में शांत ज्वालामुखी की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक या एनसीईआरटी देखेंगे तो इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में ही डाला गया है। तीसरी जो श्रेणी हमारी है वो है शांत ज्वालामुखी की श्रेणी। शांत ज्वालामुखी की श्रेणी जब हम बात करेंगे तो आपसे बताएंगे कि शांत ज्वालामुखी की लिस्ट क्या क्या है, कौन कौन से हैं। इसके उदाहरण आप देखेंगे म्यांमार में या बर्मा में एक है माउंट पोपा। जो पोपा माउंट है ये एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। और आप देखेंगे ईरान में कुछ है, जैसे देवबंद एक ज्वालामुखी है, वो भी एक शांत ज्वालामुखी है जो ईरान में है। ईरान में ही कोहे सुल्तान ज्वालामुखी है, वो भी एक शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो शांत ज्वालामुखी की भी लिस्ट आपने देखी। तो आइए अब पीपीटी पे चलते हैं।
देखिए पीपीटी में जो हमने बताया कि माउंट एटना इटली में है, स्ट्रॉम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। यहाँ पर यूएसए अमेरिका में देखेंगे सेंट हेलेना, जिसकी हमने आपसे चर्चा नहीं की थी। सेंट हेलेना एक ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। सेरो ओजेस डेल सलेडो जो विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी को आप ट्रिक मत कीजिएगा, अगर सेरो ओजेस डेल सलेडो ऑप्शन में होगा तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमने बात की थी प्रसुप्त या सुसुप्त ज्वालामुखी थी। इसमें ये ज्वालामुखी होती है जिसमें पिछले कुछ सालों से विस्फोट नहीं हुए हैं, लेकिन परंतु हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमने बताया कि वेसुवियस है, क्राकाटोआ है, फ्यूजियामा है, नारकोंडम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। शांत ज्वालामुखी में हमने आपको बताया जिसमें कई वर्षों से उद्गार तो नहीं हुआ और ना ही होने की कोई संभावना है, ऐसे ज्वालामुखी को हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। हमने ये बताया कि इन ज्वालामुखी के पास जब मुंह में पानी भर जाता है तो क्रेटर का निर्माण होता है या क्रेटर झील, लेकिन जब बहुत बड़े भाग में ये झील का मुंह हो जाता है तो उसे कोल्डेरा कहते हैं और ऐसे झील को कोल्डेरा झील के नाम से जाना जाता है। और इसके पास आप देखेंगे पेड़ पौधे उग जाते हैं। हमने आपको एक इमेज दिखाई थी। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मिला, जैसे माउंट पोपा म्यांमार में अवस्थित है, ये शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। देवबंद कोहे सुल्तान, ये भी शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। अब उसी टॉपिक पे हम फिर वापस आए जहाँ पे हमारी बात आपसे कुछ प्रमुख जो क्षेत्र थे उनकी हुई थी। तो हमने आपसे बात की थी कि रिंग ऑफ फायर में आप देखेंगे सर्वाधिक ज्वालामुखी हैं। कहाँ पे? ये जो हिस्सा जो भूकंप क्षेत्र वाला हिस्सा है वो ज्वालामुखी के ही क्षेत्र होते हैं। आप वही एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप यहाँ मध्य अटलांटिक रीज दे सकते हैं और मध्य जो क्षेत्र है उसको देख सकते हैं। चलिए इसे थोड़ी सी हम और चर्चा डिटेल में करते हैं। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमारी जब वोल्केनो की बात हो रही थी, हमने आपसे जब अर्थक्वेक की बात हुई तो हमने इसी वीडियो में आपको ये चीज़ें बताई थी कि रिंग ऑफ फायर जो क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं, और भूकंप ही नहीं इस क्षेत्र में सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी भी है। और दूसरा जो क्षेत्र है वो है मध्य महाद्वीपीय भाग, और यहाँ पे दूसरे स्थान पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं, और यही क्षेत्र है जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में सेकंड सबसे अधिक वोल्केनो एक्टिविटीज होती है। तीसरे में मध्य अटलांटिक हमने बताया, जहाँ पर अब सारी क्रिया चल रही है, प्लेट एक दूसरे से दूर चल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे वोल्केनो एक्टिविटी हो रही है, हल्के भूकंप आ रहे हैं, और इस क्षेत्र में ही देखेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया सतत चलती रहती है। ये बातें हमने आपसे बताई थी। इसके बाद कुछ प्रमुख ज्वालामुखी की आप देख लें तो आपको हम सबसे पहले अगर दिखाएं कुछ प्रमुख ज्वालामुखी तो आप पाएंगे, मैप को अगर हम जूम करें तो आप देखें मैप में आपको जो कोटोपैक्सी जिसे लोग लिखते हैं कि विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है वो आपके सामने ये रही। और सेरो ओजेस डेल सलेडो आप देखेंगे तो जो एकांका गुआ है इसके ठीक पास में सेरो ओजेस डेल सलेडो है। आप मैप में आपको एकांका गुआ दिख रहा होगा। एकांका गुआ के ठीक ऊपर आप देखेंगे सेरो ओजेस डेल सलेडो है जो अर्जेंटीना में अवस्थित है। कहाँ पर? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना ये अर्जेंटीना है, यहाँ पर अवस्थित है। एक चीज और यहाँ पे जानना आपको और भी आवश्यक है, वो है आप देखिए कि आपको हमने दिखाया यहाँ पर आपको जूम करके कि यहाँ पे आपको हमने यहाँ पे आप देखें तो जो लिफ्ट थी आपके सामने लिफ्ट रखी हुई है, और इन लिफ्ट को आप देखें जो इस समय प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। इसमें आप कुछ महत्वपूर्ण को देखें जिसमें हमने आपको बताया कि इसमें महत्वपूर्ण रूप से आपके पास सेरो ओजेस डेल सलेडो है जो विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है। उसके अन्य रूप में अगर आप देखेंगे तो आपके पास कुछ और ज्वालामुखी थे, जैसे आपको कोटोपैक्सी दिखेगी। कोटोपैक्सी के अलावा आपको रेनियर दिखेगी जो यूएसए में है, और आपको किलिमंजारो दिखेगा जो किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है। आपको ईरान वाले क्षेत्र में आपको कुछ ज्वालामुखी दिखेंगे जैसे कोहे सुल्तान, देवबंद। अर्मेनिया में आपको अरारात दिखेगा, और अगर आप चलेंगे कहाँ पर, आप यहाँ से अगर आगे बढ़ेंगे किस जगह, जी हाँ दोस्तों, अलास्का में जो यूएसए का भाग है, तो अलास्का वाले क्षेत्र में भी आपको ज्वालामुखी दिखेंगे, जहाँ पे इसमें एक प्रमुख ज्वालामुखी जो है जिसका नाम है अलास्का के क्षेत्र में, वो है आपको वो मैप में दिख रहा होगा जिसका नाम कटमाई है। ये जहाँ पे हम रोटेशन कर रहे हैं ये है कटमाई द्वीप। यहाँ पे आप देखिए जो कटमाई ज्वालामुखी है वो अलास्का में अवस्थित है। अलास्का को आपको पता होगा कि रसिया का हिस्सा हुआ करता था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, इसे यूएसए ने जीता और अपने कब्जे में ले लिया। माउंट रेनियर हमने आपको बताया कि ये भी माउंट रेनियर भी यूएसए के हिस्से में है, यूएसए के कब्जे में है।
माउंट रेनियर यूएसए के क्षेत्र में है, कब्जे में नहीं है। और आप देखेंगे तो आपको भूमध्य सागर में स्ट्रोम्बोली मिलेगा, आपको यहाँ पे इटना मिलेगा, आपको यहीं पे वेसुवियस मिलेगा। और आप आइसलैंड पे देखेंगे, जो आइसलैंड का क्षेत्र है वहाँ पे लौकी माउंटेन आपको मिलेगा। लौकी जो ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी है, वो आपको मिलेगा। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी क्षेत्र और ज्वालामुखी के नाम। तो आपको जो मैचिंग कराना है, आइए उसे पीपीटी के माध्यम से हम कुछ समझ लेते हैं, जो चीज़ें शेष रह गई हैं। देखिए, जो ज्वालामुखी है स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, जैसा कि हमने आपको स्ट्रोम्बोली के बारे में बताया कि स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है ये इटली में अवस्थित है। ये है आपको स्ट्रोम्बोली दिख रही है। उसके बाद माउंट एटना हमने बताया कि सिसिली में अवस्थित है, सिसिली का एक द्वीप है, वहाँ पे ये अवस्थित है इटली में। और लौकी जो आइसलैंड पे है, माउंट रेनियर जो है वो यूएसए में है, कटमाई अलास्का में है, उसके बाद कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। ये इसकी जो हाइट है 5896 मीटर है, जबकि सेरो ओयग डेल सलेडो की जो हाइट है 6908 मीटर है। अतः यह विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। किलिमंजारो तंजानिया में अवस्थित है और ईरान में देवबंद और एक प्रमुख को है सुल्तान ज्वालामुखी है, जो शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। और अरारात अर्मेनिया में ये जो लिस्ट है, ना ही शांत की है, ना ही एक्टिव की है, ना ही प्रसुप्त की है, ये तीनों को मिलाकर दी गई है कि अगर आपके पास मैचिंग के लिए कहीं से आता है प्रश्न मैचिंग के लिए, तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे मैचिंग के लिए। तो ये थी आज की वीडियो में, यहीं रुकेंगे मित्रों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए अपने मित्र रमेश चंद्र को, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक सूचना कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है मित्रों। आपको और भी अच्छी वीडियो हम लेकर आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।